हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नया टॉपिक है बहुलक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक हैं तो लगभग आपका एल्किल हैलाइड वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उनमें से कुछ पर्सन है उनको हम जो है ऑब्जेक्टिव वाइज हल करने का प्रयास करेंगे। तो बहुलक ये छोटा चैप्टर है, इसमें 2 नंबर के मार्क्स है का ये है, तो ध्यान रखें 2 या 3 नंबर मार्क्स का है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं जो हैं बहुलक में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, एकलक इकाई के, यानी इनमें पूछी जाती है एकलक इकाइयां क्या है, अर्थात यूनिट्स के बारे में पूछा जाता है। यूनिट इनकी क्या होती है बहुलक में, और यह पूछा जा सकता है यह बहुलक किसका उदाहरण है। इनमें बस इसी प्रकार के क्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं, या बहुलकों का जो घनत्व है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उनके डायरेक्ट प्रश्न। अब चलिए हम समझते हैं बहुलक है क्या। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये लिया गया है पॉलीमर से। पॉलीमर से यानी ग्रीक भाषा का यह शब्द पॉलीमर से लिया गया है बहुलक। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होते हैं पोली और एक होता है इसका मर, MERUS, मेरोस। तो यानी इसको इस यह शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक पोली है एक मेरोस है। पोली का अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो मेनी होता है, और मेरोस का मतलब होता है यूनिट। और इसको जब हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका अर्थ होता है अनेक, और यूनिट का मतलब होता है इकाइयां। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि बहुलक का अर्थ क्या होता है। बहुलक का अर्थ यह है जब बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़कर, यानी बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर जिस बहुत बड़े अणु का निर्माण करती है उसे बहुलक कहा जाता है। अर्थात इसमें छोटे छोटे अणु क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, और जिससे क्या होगा कि जो नया पदार्थ बनेगा उन्हें बहुलक कहा जाएगा। तो बहुलक शब्द कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा के पॉलीमर से लिया गया है। और पोली, मेनी और अनेक, मेरोस को यूनिट्स कहते हैं और इकाई कहते हैं। बहुलक का जो सामान्य अर्थ होता है प्यारे बच्चों वो होता है प्लास्टिक। जो है प्लास्टिक है वो इसका क्या होता है, यानी बहुलक है, इसको सामान्य अर्थों में प्लास्टिक भी कहा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं इनकी परिभाषा और डेफिनेशन के बारे में, बहुलक है क्या। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखने का प्रयास करते हैं इनके बारे में, फिर हम इसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सेकंड के अंदर, 12th के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं अर्थ, इसका अर्थ क्या है। तो हम कहेंगे बहुलक शब्द, बहुलक शब्द ग्रीक भाषा के पॉलीमर से लिया गया है। पॉलीमर से लिया गया है। तो यह ध्यान रखें कौन से शब्द से लिया गया है, पॉलीमर से। अब यहां पे हम कहेंगे कि पॉलीमर जो हमारे पास में है, पॉलीमर, यह दो शब्द पोली प्लस मेरोस से, पोली प्लस मर से नहीं बना हुआ है, यह बना हुआ है पोली प्लस मेरोस से बना है। किससे बना हुआ है, पोली प्लस मेरोस से बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव में यह भी प्रश्न आ सकता है पॉलीमर किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोली प्लस मर या पोली प्लस मेरोस। तो पोली प्लस मेरोस से मिलकर बना हुआ है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ सपोज कीजिए हम इधर पोली लिख देंगे, और यहाँ पे पोली जो है मर है, इसके 2 डिवाइडेशन करेंगे, एक तो हम करेंगे पोली और एक हमारे पास में हो जाएगा मेरोस। यहां पर इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहेंगे मेनी, और मेनी को प्यारे बच्चों हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है अनेक। और यहां पर यदि मेरोस की बारे में बात करें तो मेरोस को इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इसको कहा जाता है यूनिट।
और हिंदी में इसको कहा जाता है इकाइयां। हिंदी में कहते हैं इकाई। तो यहां पर यह शब्द समझे, और यह दो मेरोस शब्द से बना हुआ है, और ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। और पॉलीमर को हिंदी इंग्लिश में पोली को मेनी और हिंदी में इसको अनेक कहते हैं। उसी प्रकार मेरोस को यूनिट्स जो है हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। चलिए अब हमने इसका अर्थ समझ लिया, और नोट लगा के हम ये भी लिख सकते हैं, बहुलक को सामान्य भाषा में प्लास्टिक भी कहते हैं। प्लास्टिक भी कहते हैं, यानी जनरली वी कैन यूज द वर्ड फॉर पॉलीमर नोन एज प्लास्टिक। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि बहुलक का जो सामान्य अर्थ है यह है। इनमें से आपके एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पॉलीमर है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए अब हम इनकी परिभाषा ही लिखते हैं। परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, जो इसका हमने डिवाइडेशन किया था उसी आधार पर इसकी परिभाषा बनेगी। डेफिनेशन के अंदर कह सकते हैं परिभाषा, जब अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर जिस बहुत बड़े अणु का निर्माण करती है, तो इस बड़े अणु को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तथा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुलकीकरण कहलाती है। बहुलकीकरण, निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, बहुलकीकरण कहलाती है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, जब एकलक इकाइयां, ध्यान रखें इसका भी यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो बहु प्लस एकलक होता है। बहुलक में हम सामान्य अर्थों में समझे बहु प्लस एकलक, यानी अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर जिस बहुत बड़े अणु का निर्माण करती है उससे बड़े अणु को ही क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। When a lot of units are combined to each other to form macromolecule, these macromolecule known as polymer, and this process is known as polymerization। तो यहां पर आप समझ गए हैं कि यहां पर जो यूनिट सेल होती है, when the unit cell are combined to each other then to form a macromolecule, these macromolecule known as polymer, and the formation of this process is known as polymerization। तो यह आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी परिभाषा इसी प्रकार से लिखें जिससे हमें अच्छे नंबर आए और मार्क्स आए। तो चलिए यहां पर हमने इस बहुलकीकरण की परिभाषा को समझ लिया, यानी बहुलक कहते किसे हैं। तो अब यहां पर नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है बहुलकीकरण किसे कहते हैं, यानी पॉलीमराइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो है बहुलकीकरण। बहुलकीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुलक बनाने की प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। अर्थात बहुलक के निर्माण में कितनी एकलक इकाइयां भाग लेती है उनकी संख्या बहुलकीकरण कहलाती है। तो हम क्या कहेंगे, बहुलकीकरण का मतलब होता है बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया
निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें कितनी एकलक इकाइयां बहुलक के निर्माण में भाग लेती है उनकी संख्या बहुलकीकरण की मात्रा कहलाती है। बहुलकीकरण की मात्रा कहलाती है। ध्यान रखें, बहुलकीकरण की मात्रा क्या कहलाती है प्यारे बच्चों। यहां पर जो बहुलक के निर्माण में कितनी एकलक इकाइयां भाग लेती हैं वो बहुलकीकरण की क्या कहलाती है, मात्रा कहलाती है। और बहुलकीकरण कहते किसे हैं, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। टू फॉर्म ऑफ पॉलीमर नोन एज द प्रोसेस, यानी हम इसको इस प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, द प्रोसेस इज टू फॉर्म पॉलीमर नोन एज पॉलीमराइजेशन। यह एक इसका प्रोसेस है जिसमें इन विच हाउ मेनी यूनिट्स आर पार्टिसिपेटेड टू फॉर्म पॉलीमर, यानी कितनी इकाइयां भाग लेती है। द नंबर ऑफ दीज यूनिट्स आर नोन एज द अमाउंट ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन की क्या कहलाती है, मात्रा कहलाती है, यानी क्वांटिटीज ऑफ पॉलीमराइजेशन भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर यह प्रक्रिया आपने समझ ली होगी। अब हम नोट में एक फैक्ट डाल के लिख सकते हैं कि बहुलक प्यारे बच्चों एक्चुअल में जब इसका निर्माण होता है तो इसका अणुभार कितना होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट विशेषता के अंदर नोट में फैक्ट लिख के, बहुलक उच्च अणुभार वाले वृहद अणु होते हैं। अणु यानी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिनका अणुभार 10³ से 10³ यानी ये डाल्टन होता है। यहां पर ध्यान रखें, बहुलक है वो वृहद अणु के अंतर्गत भी आते हैं, मैक्रोमोल के अंदर भी आते हैं। हम कह सकते हैं कि बहुलक है वो उच्च अणुभार वाले वृहद अणु होते हैं जिनका अणुभार यह होता है, अर्थात पॉलीमर कंटेन हाई मोलिक्यूल वेट and these are known as also macromolecules in which the atomic weight is 10³ to 10⁷ म्यू होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो ये है कि इनका जो मोलिकुलर वेट है प्यारे बच्चों वो 10³ से 10⁷ तक क्या है, इनका जो है मोलिकुलर वेट होता है। और ये हाई मोलिकुलर वेट वाले क्या होते हैं, हमारे पास में जो हम कहीं मोलिक्यूल होते हैं इनका अणुभार बहुत ज्यादा होता है, 10⁻³ से 10⁻⁷। यह प्रश्न पूछा जा सकता है बहुलक का अणुभार कितना और क्या होता है। तो यहां पर समझ लिया आपने, लेकिन एक फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने बात की थी वृहद अणु की, जैसे हम कहीं ग्लूकोज, यह भी मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं, वसा भी आते हैं, प्रोटीन भी आते हैं। लेकिन प्रोटीन बहुलक है, ग्लूकोज बहुलक नहीं है, क्योंकि वही अणु वृहद अणु मैक्रोमोलिकुलर बहुलक कहलाएंगे जिसमें एकलक इकाइयां वापस पुनरावर्तित होगी, अर्थात रीअरेंजमेंट होगी। तो हम यहां कह सकते हैं सभी बहुलक वृहद अणु यानी मैक्रो मोलिक्यूल होते हैं, लेकिन
सभी वृहद अणु बहुलक नहीं होते, बहुलक नहीं होते। यह आपको फैक्ट ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि सभी बहुलक मैक्रोमोलिक्यूलर था वृहद अणु है, बहुत बड़े अणु हैं, लेकिन यहां पर वृहद अणु सभी बहुलक नहीं होते। क्यों? तो हम यहां कह सकते हैं वही मैक्रोमोलिक्यूल बहुलक होंगे जिसमें एकलक इकाइयां पुनरावर्तित होगी, यानी हम कहें यूनिट्स होते हैं वो रीअरेंजमेंट होती रहेगी 3 डायमेंशन के अंदर। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं बहुलक में तो सभी एकलक इकाइयां पुनरावर्तित होती है, लेकिन वृहद अणु कुछ ऐसे भी हैं जैसे हम कहें कि जो हमारे पास में फेत वसा होती है, या हम कहें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, इनको वृहद अणु तो माना गया है मैक्रोमोलिकुलर, लेकिन इसमें एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती, जिससे इन्हें केवल वृहद अणु माना गया है, बहुलक नहीं माना गया है। तो हम कह सकते हैं, आप नोट लगा के लिख सकते हैं, वही वृहद अणु बहुलक माने जाते हैं जिनमें एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं सभी बहुलक वृहद अणु होते हैं, लेकिन सभी वृहद अणु बहुलक नहीं होते, क्योंकि यदि हम बात करें प्रोटीन की, या यदि हम बात करें, सपोज कीजिए हमने नाइलॉन 6 की बात कर ली, तो इसमें एकलक इकाइयां पुनरावर्तित होती है, लेकिन ग्लूकोज में एकलक इकाइयां पुनरावर्तित नहीं होती। अतः नाइलॉन जो हमारे पास में 6 है वो बहुलक भी है, वृहद अणु भी है, लेकिन यहां पर जो ग्लूकोज है वो केवल वृहद अणु है, बहुलक नहीं। तो आप इनका कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे प्रोटीन है वो बहुलक होता है क्योंकि इसमें एमिनो अम्ल होता है, वो क्या होता है उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है एकलक इकाइयों की। लेकिन यदि हम बात करें ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज वृहद अणु है, लेकिन क्या है प्यारे बच्चों, बहुलक में नहीं आता क्योंकि इसमें एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो यह कंसेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, और यह प्रश्न इस बार जो है एनसीईआरटी बेस पर आ सकता है। हम कह सकते हैं ऑल पॉलीमर्स आर इंक्लूडेड इनटू मैक्रोमोलिक्यूल बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूलर आर नॉट एक्ट एज ए पॉलीमर। इसका एक ही रीजन है, क्या इनकी एकलक इकाइयां त्रिविमीय विन्यास में यानी जो यूनिट सेल्स जो यूनिट्स होते हैं वो क्या त्रिविमीय विन्यास में पुनरावर्तित हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है। यदि हो रही है तो वृहद अणु बहुलक में काउंट हो जाएगा। यदि जो यूनिट सेल्स होते हैं वो यदि त्रिविमीय विन्यास में 3 डायमेंशन में यदि रीअरेंजमेंट नहीं हो पा रही है तो वहां पर बहुलक यानी वृहद अणु ही रहेगा, बहुलक में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं बहुलकों का वर्गीकरण, यही सबसे महत्वपूर्ण है जो कि बहुलकों का वर्गीकरण किस प्रकार से बहुलकों को बांटा गया है और क्या इनके फैक्ट हैं। अब हमारे पास में है नेक्स्ट टॉपिक, बहुलक का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर। चलिए इसके बारे में देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्या है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यह हमें याद रखना है, इसके हमारे एनसीईआरटी बेस में 4 पार्ट्स बताए गए हैं। बहुलक में कितने आंसर आ रहे हैं? 4। कितने आंसर आ रहे हैं? 4। तो हमारे पास में जो वर्गीकरण में बिंदु आएंगे वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। पहले समझते हैं। पहले हमें 1 नंबर पे लिखना है आधा सै, 2 नंबर पे हमें लिखना है पूरा इस प्रकार से सै, 3 नंबर पे ए लिखना है, 4 नंबर पे हमें बी लिखना है। तो अब देखिए ये है क्या, तो ध्यान रखें बहुलक का वर्गीकरण है वो एकलक इकाइयां किस प्रकार से जुड़ी हुई है और उनमें किस प्रकार का बंध पाया जाता है, इसी आधार पर बहुलक का वर्गीकरण किया गया है। तो हम कहेंगे 4 वर्गीकरण। कितने प्रकार के वर्गीकरण हैं? बहुलक में संख्या 4 है, तो इसके 4 वर्गीकरण हमें अध्ययन करने हैं। पहले में आपको आधा सै लिखना है, दूसरे में पूरा जो है ये सै लिखना है, तो यहां मान लीजिए यहां पर आपको पूरा सै लिखना है। तीसरे के अंतर्गत हम कह सकते हैं ए और बी,
पहले में जो आदर्श है वो है स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स स्रोत के आधार पे पहला आपने कंटेंट पकड़ लिया। फिर दूसरा हम कह सकते हैं संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, यानी हम कह सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर संरचना के आधार पे। फिर हम कहेंगे यहां पे ये जो ए हमारे पास में आता है वो आएगा आणविक बंध के आधार पे, आणविक बंध के आधार पे, आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड किस प्रकार का बनता है बिटवीन द यूनिट सेल, यानी हम कह सकते हैं एकलक इकाइयों में किस प्रकार का है वो बॉन्ड बनता है। चौथा हमारे पास में है वो हम कह सकते हैं बहुलकन के आधार पे, बहुलकन के आधार पे, यानी हम यहां पे कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइज, यानी पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर जो होते हैं बहुलकन के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी इसमें क्या है किस विधि के आधार पे इनका निर्माण हो रहा है, यानी हम यह भी कह सकते हैं कि इनकी जो होती है ऑन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म टू फॉर्म पॉलीमर। तो यहां पर आपने चार जो शब्दों का इस्तेमाल किया, चलिए अब आप खुद बताइए कि किसके आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण किया गया है। बिल्कुल एकदम 2-3 नंबर का जो आपका सरल टॉपिक है, एकदम ये 2 नंबर का है शायद, क्योंकि जे अणु है वो 3 नंबर का है, तो एकदम सरल टॉपिक है। तो बताइए बहुलकन का वर्गीकरण कितने आधार पे करेंगे, 1, 2, 3 और 4। पहला हमारे पास में क्या आएगा, आधा से, फिर पूरा से, फिर हम लिखेंगे ए और बी। ये हमारे पास में है स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे पहला हमने पकड़ लिया। दूसरा है संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पर। तीसरा हमारे पास में क्या है, आणविक बंध के आधार पे, आणविक बंध के आधार पे। चौथा हमारे पास में है बहुलकन के आधार पे, बहुलकन के आधार पे, आधार पर होगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द यूनिट सेल, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर आपने यह चार तमाम फैक्ट समझ लिए होंगे। तो जिनके इंग्लिश मीडियम है वो एस कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि SSAB, यानी SSAB के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सब हैं वो क्या है, साब है, क्या है, साब है। चलिए यह ट्रिक आप इंग्लिश मीडियम में भी अपना सकते हैं। सब, एस का मतलब सोर्स, एस का मतलब स्ट्रक्चरल, एक का मतलब हम कह सकते हैं आणविक जो है, यानी बॉन्डिंग बिटवीन द यूनिट सेल्स, और यहां पर हम कह सकते हैं बी का मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा, बहुलकीकरण, अर्थात हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन के आधार पर। तो चलिए यहां पर आपने ट्रिक को इस्तेमाल कर लिया। अब हम समझते हैं, एक बार फिर लिखेंगे स्रोत के आधार पर। सबसे पहले बहुलकीकरण का, बहुलकों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, एकलक इकाई तथा उनके मध्य पाए जाने वाले बंध के आधार पे, यूनिट सेल्स एंड हाउ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन प्रेजेंट इन टू बिटवीन द यूनिट सेल्स, यानी हम कह सकते हैं यूनिट सेल के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, और एकलक इकाइयां जो यूनिट सेल हैं वो किस टाइप की है, उसी आधार पर इनको बांटा गया है। स्रोत के आधार पे हम कह सकते हैं कि यह जो बहुलक प्राप्त हुए हैं क्या प्राकृतिक हैं या इन्हें मानव द्वारा बनाया गया है। तो इनके हम कह सकते हैं नंबर 1, क्या यह प्राकृतिक हैं, यानी क्या ये नेचुरल हैं, या हम कह सकते हैं क्या ये कृत्रिम हैं,
यानी संश्लेषित हैं, सिंथेटिक हैं। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, और हम इसको कहते हैं क्या, या आर्टिफिशियल है या सिंथेसाइज्ड है। और इन दोनों का जो मिश्रण इसके अंदर पाया जाएगा उन्हें कहेंगे अर्ध संश्लेषित, यानी हेमी सिंथेसिस्ड। जो हमारे पास में पॉलीमर आते हैं जिनमें इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, आधा प्राकृतिक होगा आधा कृत्रिम होगा। तो चलिए शॉर्ट के आधार पर हमने समझा, प्राकृतिक के अंदर हम उदाहरण दे सकते हैं। प्राकृतिक बहुलक के अंदर सेलुलोज, हमें याद रखना है सेलुलोज प्यारे बच्चों कहां पाया जाता है, यानी जो पादप की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। स्टार्च है, यहां पर यह प्राकृतिक बहुलक आते हैं। न्यूक्लिक अम्ल है, वो प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आते हैं। तथा प्रोटीन है, वो भी प्राकृतिक बहुलक आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और यानी कपास भी इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि कपास से जो सेलुलोज है, तो इसका हमने अभी अध्ययन कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं अर्ध संश्लेषित, यानी वह बहुलक जिन्हें ऐसे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में उपचारित करके गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में सेलुलोज है, तो सेलुलोज में क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल मिला के उसको उपचारित करेंगे, तो हमारे पास में एक चमकदार रेशा प्राप्त होगा जिसे रेयोन कहा जाता है। तो यानी सेलुलोज एसिटेड होता है, वो क्या होता है, रेयोन होता है। यानी कास्ट की जो हमारे पास में लुगदी होती है, कागज की लुगदी होती है, पहले उस कागज को पानी में डालकर, जल में डालकर उसकी लुगदी बना लेते हैं, फिर एसिटिक अम्ल प्रवाहित करते हैं, तो बाद में उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजारने पर ये रेयोन के चीकने रेशे प्राप्त होते हैं। एक हम कह सकते हैं सेलुलोज नाइट्रेट, ध्यान रखना यह देखिए नाम आ रहा है सेलुलोज और यहां पे आ रहा है नाइट्रेट, तो आप खुद समझ गए ये प्राकृतिक है, ये मानव यानी यह संश्लेषित है प्रयोगशाला में, तो इन दोनों के कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं, तो इसको गन कॉटन कहते हैं। तो यह आप ध्यान रखें, गन कॉटन क्या होता है। और अर्ध संश्लेषित में हम लेदर भी ले सकते हैं, सेफ्लॉन जो हमें पता है अर्ध पारगम्य झिल्ली बनी हुई होती है जो हम सॉल्यूशन में यूज करते हैं। सेमी पर मेम्ब्रेन जो हमारे पास में मेम्ब्रेन होती है वो ये होते हैं। वल्कनीकृत जो रबड़ होता है, वल्कनाइजेशन जो रबड़ होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। कृत्रिम संश्लेषित ऐसे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, अर्थात जिन्हें बनाने में मानव का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। ए पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड इन द लेबोरेटरीज, तो यहां पर हमें परिभाषा भी उसी अंदाज में लिखनी है जिस हिसाब से हमने समझा है किताब को, कि किताब ये हमें बताती है कि इस मैटर को इस प्रकार से समझना है, लेकिन प्यारे बच्चों हमें उनको ट्रांसलेशन अंग्रेजी में अपनी ही लैंग्वेज में करना है। तो तमाम जो हमें पता है कौन कौन से बहुलक होते हैं, जैसे पॉलीएथीन है, पॉली वाइलिन क्लोराइड है, नाइलॉन 6 कह सकते हैं, या जितने भी आपके पास में बहुलक याद आते हैं, बेकेलाइट है, मेलामाइन है, यह पॉलीस्टाइरीन है, तो इसी के अंतर्गत सभी क्या आ जाएंगे, कृत्रिम के अंतर्गत आ जाएंगे। संरचना के आधार पे यदि हम देखेंगे तो हमारे पास में देखिए एक संरचना होती है रेखीय, एक संरचना होती है साकित, एक संरचना हमारे पास में होती है त्रियक, यानी लाइनर स्ट्रक्चर वाले, और यहां पर ब्रांचेज स्ट्रक्चर वाले, और यहां पे क्रॉस बंड वाले होते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आणविक बंध के आधार पर, यानी जो बहुलक की एकलक इकाइयां हैं उनमें क्या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है या दुर्बल बंध पाया जाता है, दुर्बल वांडरवाल वीक वांडरवाल बंध पाया जाता है, या सहसंयोजक बंध पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड इनके आधार पे। तो इनमें क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यदि हम आणविक बंध के आधार पर देखेंगे तो एक प्रत्यास्थ बहुलक आएगा, यानी जो हमारे इलास्टिक जो है वो उसके अंतर्गत आती हैं, और इसके अंतर्गत हम रेसे भी इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो इन प्रकार के हम इनके अंदर अध्ययन करते जाएंगे। एक थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक इसमें आएंगे। बहुलकन के आधार पे हम कहेंगे कि बहुलक का निर्माण किन क्रियाविधि के आधार पे हो रहा है, तो हम योगात्मक बहुलक एडिशनल जो है हमारे पास में आएंगे, एडिशन पॉलीमर, एक हमारे पास में संघनन आएंगे, कंडेंस्ड जो है पॉलीमर आएंगे। तो इन तमाम के बारे में अभी अध्ययन करेंगे। आज का मैटर हमारा यह बहुलक की संरचना के बारे में रहेगा, और कल हमारा जो है वो बहुलक का मैटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा मैटर है
और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है। तो आप जो क्लास 12 के अंदर या जो सेकंड ग्रेड है उसके बारे में देखते हैं क्या है और क्या नहीं। तो इनके मैटर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग हमारी रहेगी बहुलक का वर्गीकरण। बहुलक का वर्गीकरण अर्थात हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर तो यह हमारा आज महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज यही चाहता है यह तक प्रयास कि तमाम बच्चों के पास में जो केमिस्ट्री है वो उनके पास में पहुंचे और उन्हें इजी लगे, भय मुक्त वातावरण बने, यही न्यू कंसेप्ट क्लासेज का वादा है। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग यह है कि बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलक का वर्गीकरण। वर्गीकरण एकलक इकाई, एकलक इकाई व इनके मध्य, इनके मध्य किस प्रकार का बंध पाया जाता है, किस प्रकार का बंध पाया जाता है के आधार पर किया गया है। यानी हमें यह ध्यान रखना है कि हम बहुलक का वर्गीकरण तो कर रहे हैं लेकिन बहुलक के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य हमारा है क्या। तो बहुलक का मुख्य उद्देश्य यह है कि इनमें जो एकलक इकाइयां हैं या इनके मध्य किस प्रकार का बंध पाया जाता है तो उसके आधार पे किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि दी क्लासिफिकेशन ऑफ polymer on the basis of। अब देखिए यहां पर ट्रांसलेशन में हमें यह यदि लाइन याद है तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए किताब की बजाय यदि हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे अच्छे नंबर्स आएंगे और आप इसकी ट्रिक अपनी हाफ ईयरली एग्जाम में अपने टीचर के सामने कॉपी देकर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा हमारे किस प्रकार के नंबर आते हैं। तो यहां पर एग्जामिनर को यह नहीं है कि आपने क्या रटा है बल्कि यह है कि आपने समझा क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या इनऑर्गेनिक में आपको तमाम फॉर्मूले और रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। और यहां पर जब आप रिएक्शन या उनके जो फैक्ट हैं वो सही लिख देते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है वो भी क्या मानी जाती है, सही मानी जाती है। तो चलिए यहाँ फैक्ट दो ही चीज है प्यारे बच्चों, एकलक इकाई और किस प्रकार का बंध। यदि आपने जमा कर अच्छे से लिखी है, ये दो फैक्ट नहीं लिखे हैं तो क्लासिफिकेशन आपका क्या है, यह नेग्लिजेबल माना जाता है। तो हम कहेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल एंड द बॉन्ड्स बिटवीन एंड विच टाइप्स of bonds are found between them। यानी इनके मध्य किस प्रकार का बंध पाया जाता है, इसी के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण किया गया। द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल एंड विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन देम। यानी इनके मध्य में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। बिटवीन का मतलब है दो एकलक इकाइयों के मध्य किस प्रकार का बंध है, दो दो जुड़ती हुई चार, चार से आठ, इस प्रकार से होती जाएगी। तो यह आपने देख लिया है कि किस प्रकार के बहुलक का वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले हमारा जो बहुलक का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से होगा। नंबर एक, स्रोत के आधार पर। तो इसका जो हमारे पास में ये मैटर है तो चलिए हम इसको लिखते हैं। नंबर एक है हमारे पास में स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर यानी हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इसके आधार पे इसका वर्गीकरण। तो हम कह सकते हैं कि स्रोत के आधार पे हम कह सकते हैं तीन टाइप्स होते हैं। एक तो हमारे पास में है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक
बहुलक, अर्थात हम कह सकते हैं नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर। वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे बहुलक, वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात ए पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल, यानी नेचुरल सोर्सेज। तो हम कह सकते हैं कहां से प्राप्त होंगे, ऑब्टेन कहां से होंगे, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए यहां पे हम लिख सकते हैं सेलुलोज, सेलुलोज, अर्थात यह हिंदी मीडियम वाले बस इस सेलुलोज को याद रखें। और यहां पर हम कह सकते हैं स्टार्च, स्टार्च, प्रोटीन, और यहां पर हमारे पास में न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक जो अम्ल होता है, यानी हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। यह हमारे पास में क्या है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। तो आगे हम जब इनके जैव अणु पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों सेलुलोज और स्टार्च, एल्फा जो ग्लूकोज होता है उसका पॉलीमर होता है, और प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्लों का होता है। न्यूक्लिक अम्ल में हमें पता है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, यानी इसमें जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें एमिनो अम्ल होते हैं, इनमें जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम कह सकते हैं ग्लूकोज होते हैं। तो प्रश्न आ सकता है किन्हीं दो प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण लिखिए, राइट द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। तो हमें ध्यान रखना है सेलुलोज और स्टार्च, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो ध्यान रखें ये न्यूक्लिक अम्ल हमारे जैविक क्रिया में बहुत काम आते हैं, जैविक क्रियाओं में ये काम आते हैं। प्रोटीन हमारी जो शरीर की वृद्धि या यानी मरम्मत करने के जो हमारे जो पार्ट्स होते हैं, टूट फूट है, उनकी मरम्मत में काम आते हैं। स्टार्च हमें पता है प्यारे बच्चों ये पादप में क्या होता है, यानी स्टोरेज रहता है। जब ग्लूकोज यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जब पादप ग्लूकोज बनाते हैं तो इस ग्लूकोज को वो किसके रूप में ग्रहण कर लेते हैं, स्टार्च के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और हमारे अंदर जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन में होता है। तो हमारे अंदर क्या होता है, ये ग्लाइकोजन होता है। और सेलुलोज हमें पता है जो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है। तो इसी भी प्रकार आप केमिस्ट्री है वो क्या है, एक एक पॉइंट से भी अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि इनके रोल क्या है और किस प्रकार के हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहां पे हम कह सकते हैं दूसरा अर्ध संश्लेषित बहुलक। स्रोत के आधार पे हमारे पास में दूसरा बी फैक्ट आ गया, अर्ध संश्लेषित बहुलक, यानी सेमी सिंथेसाइज्ड जो पॉलीमर होता है, सिंथेसिस जो है वो है, इसको हम कह सकते हैं सेमी सिंथेसिस, अर्थात यह सेमीफाइनल हो रहा है इसका। अर्ध का मतलब सेमी, सेमी सिंथेसाइज्ड जो पॉलीमर है वो ऐसे बहुलक, ऐसे प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक उपचार द्वारा, रासायनिक उपचार द्वारा, उपचार द्वारा उनकी गुणवत्ता को सुधारा जाता है, गुणवत्ता को सुधारा जाता है, सुधारा जाता है। तो हम कह सकते हैं ए नेचुरल पॉली व्हेन द इंक्रीज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल पॉलीमर बाय द ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल, यानी बाय द ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल, यानी हम कह सकते हैं इंक्रीज द प्रॉपर्टीज, इनकी गुणवत्ता है उनको सुधारा जाता है किसकी, बाय द इंक्रीज द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल पॉलीमर, किसके द्वारा, हम कह सकते हैं बाय द केमिकल ट्रीटमेंट। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक में यह ध्यान रखें
प्राकृतिक बहुलकों की गुणवत्ता को रासायनिक उपचार के द्वारा उनकी गुणवत्ता को सुधारा जाता है। तो हम कह सकते हैं इन व्हेन द इंक्रीज्ड द property of natural polymer by the chemical treatment, these polymer are known as semi synthesized polymer। तो यहां पर आप समझ गए होंगे किस प्रकार से है। तो इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं, पहले तो दो उदाहरण हमारे कोर्स के अंदर है वो हम ले सकते हैं। सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज जो नाइट्रेट है वो नाइट्रेट, यह प्यारे बच्चों होता है गन कोटन। ध्यान रखें, एग्जाम में सीधा प्रश्न आ सकता है, गन कोटन को नाम क्या जाना जाता है? सेलुलोज नाइट्रेट। और दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, एसीटेट होता है, इसे कहा जाता है रेयोन। तो यह ध्यान रखें, रेयोन हमारे पास में अर्ध संश्लेषित बहुलक है। और भी यदि हमें यह याद नहीं रहे तो हम लेदर कह सकते हैं, फिर हम वल्कनीकृत, वल्कनीकृत रबड़ भी इसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। यानी सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, लेदर, वल्कनीकृत रबड़ किसके उदाहरण है? अर्ध संश्लेषित बहुलक के उदाहरण है। और यह दो आपको याद रखने हैं, यानी हम कह सकते हैं सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज जो हमारे पास में नाइट्रेट है, तो इनमें तो आपको मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होगी, ये जो इंग्लिश वर्ड है। जैसे सेलुलोज एसीटेट है तो इसको हम सेलुलोज जो है एसीटेट लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका मैटर कंप्लीट हो गया होगा अर्ध संश्लेषित बहुलक में। चलिए नेक्स्ट बहुलक की ओर चलते हैं, इसे हम कह सकते हैं संश्लेषित बहुलक। तीसरा जो हमारे पास में आ जाएगा वो क्या होगा? नंबर सी, संश्लेषित बहुलक, बहुलक यानी सिंथेसाइज्ड पॉलीमर इसके अंतर्गत आता है। हम कहेंगे ऐसे बहुलक, ऐसे बहुलक जिनका निर्माण, जिनका निर्माण मानव द्वारा प्रयोगशाला में किया गया हो, प्रयोगशाला में किया गया हो, अर्थात ए पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन लेबोरेटरीज। तो हम कह सकते हैं संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? हम इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर भी कह सकते हैं, यानी कृत्रिम बहुलक भी कह सकते हैं। ऐसे बहुलक जिनका निर्माण कौन करेगा? मानव करेगा। कहां पे करेगा? प्रयोगशाला में करेगा। हम घर में भी कर सकते हैं लेकिन वहां पर उचित कंडीशन है नहीं, कभी हमें टेरिलीन ढूंढना पड़ेगा, तो कभी एथिलीन ग्लाइकोल कम पड़ जाएगा, हम बाजार में भागते हुए जाएंगे, इतने में कहेंगे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो कभी हमें लाइट चली जाती है। तमाम समस्याओं को देखते हुए लेबोरेटरी में वो उपयुक्त कंडीशन मिलती है, इसीलिए प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों जितना भी हमें है वो लिख देना है। पॉलीएथीन इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास में बेकेलाइट लिख सकते हैं, बेकेलाइट। तीसरा उदाहरण हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं टेरिलीन। तो ध्यान रखें ईटीसी यहीं लगा देना। जैसे किसी को कहा जाता है शाकाहारी जीवों के नाम बताइए, अर्थात वे जीव जो क्या होते हैं, पेड़ पौधे या उनके उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो उन्हें जब पता लग जाता है वो यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं, बकरी, ललड़ी, गाय, भैंस, खरगोश, और यह इस प्रकार से वो लिखते जाते हैं। उन्या, तो इन प्रकार से हमें लिखने नहीं है। ऊंट, हमें इनका उदाहरण लिख के दो यदि एग्जाम्पल में समझ आएंगे, एग्जामिनर फिर कहता है भाई बस कर, तो कहता है नहीं अभी दो और याद है, कहेगा कौन? कहेगा हाथी याद है मुझे, एक हिरनिया याद है, कहेगा चल वो भी टपका दे, कोई बात नहीं है, लेकिन नंबर तुझे एक ही मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर संश्लेषित बहुलक जो हमें जितने पता है, लेकिन दो लिख के हम एक एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, ईटीसी को एक एक्स्ट्रा कहा
जाता है। तो यहां पर आपका ये मैटर स्रोत के आधार पे बहुलक का खत्म हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपने प्रश्न अपनी नोटबुक में उतारिए। प्रश्न है हमारे पास में सेलुलोज डाई एसीटेट, जो सेलुलोज एसीटेट है वो बताइए कौन सा बहुलक है। सेलुलोज एसीटेट किस प्रकार का बहुलक है? तो सेलुलोज एसीटेट हमारे पास में अर्ध संश्लेषित बहुलक है। प्रोटीन किस प्रकार का बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक होता है। तो यह इस प्रकार के आपको एग्जाम्पल याद करते हुए जाना है। और हमें कहा जाए कि संश्लेषित बहुलक के दो उदाहरण लिखिए, तब हमारे पास में टेरिलीन आ जाएगा और क्या आ जाएगा? पॉलीएथीन। प्रश्न आ सकता है पॉलीएथीन संश्लेषित बहुलक है जबकि सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है, क्यों? तो प्यारे बच्चों यह ध्यान रखना, यहां पर अगला परिभाषा पूछ रहा है इनडायरेक्ट रूप में। तो हम कह सकते हैं कि जो सेलुलोज है उसका निर्माण मानव द्वारा नहीं किया जाता, यह प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, इसीलिए यह प्राकृतिक है। जबकि पॉलीएथीन का निर्माण पूर्णतया मानव द्वारा होता है प्रयोगशाला में, तो ये क्या है? संश्लेषित बहुलक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। कौन सा बहुलक आएगा अब हमारे पास में? संरचना के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी संरचना के आधार पे, आधार पर, संरचना के आधार पर, अभी हम के आधार पे बहुलक है। तो पहला हमारे पास में बहुलक आता है रेखीय बहुलक। कौन सा आता है? रेखीय बहुलक आता है, अर्थात इसको हम लाइनर बहुलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइनर पॉलीमर भी कहा जाता है। होता क्या है इसमें एक्चुअल में हम देखते हैं, तो इसमें रेखीय बहुलक में होगा इस प्रकार के बहुलक में, इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां, जो एकलक इकाइयां हैं, इकाइयां एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होती है। इसमें एकलक इकाइयां सीधी रेखा में व्यवस्थित होती है, जिनसे इनके घनत्व का मान अधिक होता है। तो ध्यान रखें, यानी इसमें जो यूनिट सेल्स आर अरेंज्ड इन ए लाइनर शेप, देन द डेंसिटी इज हायर कंपेयर टू अदर पॉलीमर। यानी इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उसमें एकलक इकाइयां एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होती है, जिनसे उनके घनत्व का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए हम इसका चित्र देखें तो हम यहाँ पे जैसे इसमें हम लगा सकते हैं, जैसे एज हम नोट्स की तरह पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है। यह रेखाएं एक दूसरे पर व्यवस्थित होकर इनके घनत्व को बढ़ा देती है। तो यह रेखीय बहुलक का है। कभी प्रश्न आ सकता है रेखीय बहुलक का चित्र बनाइए, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में एकलक इकाइयां हैं वो आपस में एक रेखा में व्यवस्थित होती है, और आपस में एक दूसरे पर व्यवस्थित हो जाने से इनका घनत्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यह हमारे पास में क्या है? एकलक इकाई। और यहाँ पर ये जो संरचना मेरे पास में बन रही है वो रेखीय संरचना बन रही है। अब चलिए रेखीय संरचना में क्या क्या आते हैं उनके उदाहरण देखते हैं। पहले आपने समझ लिया प्यारे बच्चों, इस बहुलक में एकलक इकाइयां कहां होगी? एक सीधी सरल रेखा में होगी, जिनसे उनके घनत्व का मान क्या होता है? अधिक हो जाता है। क्यों हो जाता है इसमें आप नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि एकलक इकाइयां कि ये सीधी सरल रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि वो इनके घनत्व को बढ़ा देती है। तो अब यहां पर हमारे पास में आता है इनकी विशेषता क्या होती है। तो चलिए रेखीय बहुलक की विशेषता देखते हैं हम। तो हम यहाँ पे स्टार लगा के इसके नीचे लिख सकते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है, इनका जो घनत्व है, घनत्व का मान अधिक होता है, अधिक
होता है, यानी कंटेन द हाई डेंसिटी, दीज पॉलीमर कंटेन द हाई डेंसिटी। दूसरा हम इसके बारे में लिख सकते हैं, इनकी जो तनन सामर्थ्य है, तनन सामर्थ्य वो क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जब आप एक पॉलीथीन की थैली के अंदर 5 किलो की सब्जी लाते हैं तो वो थैली नीचे की तरफ लटक जाती है, लेकिन आपके आलू को पटकती नहीं है, क्योंकि इनकी तनन सामर्थ्य बहुत ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज हाई, यानी दीज पॉलीमर कंटेन द हाई फ्लेक्सिबिलिटी। और यहां पर नेक्स्ट हम कह सकते हैं इनका जो प्यारे बच्चों क्या होता है, गलनांक, यानी इसके जो गलनांक का मान है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। गलनांक है वो इसका क्या होगा, गलनांक का मान अधिक होता है, अधिक होता है। तो यहां पर हमें कहा जाए कि जो हमारे रेखीय बहुलक होते हैं उनकी क्या विशेषता है, तो हम कह सकते हैं घनत्व का मान अधिक होता है, तनन सामर्थ्य अधिक होती है, गलनांक का मान अधिक होता है, अर्थात कंटेन हाई डेंसिटी एंड कंटेन हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंटेन द हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यह तीनों ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और इनकी संरचना रेखीय रूप में होती है। चलिए इनके उदाहरण के बारे में हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास में एक शब्द है रे, रेखीय। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक शब्द को गौर से देखिए, आर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आरपी, यानी राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उसमें यूसुफ पठान है, वो पहले बहुत चला था, यानी आप इतिहास उठा के देखना, जो 2008 के अंदर जो आईपीएल हुआ था उसमें राजस्थान रॉयल्स को यदि जीत दिलाने वाले थे वो थे यूसुफ पठान। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, आरपी आपको वर्ड याद रखना है, यानी रेखीय बहुलक में वो बहुलक आते हैं जिसके एंड में पोली शब्द होता है। तो आप इसके उदाहरण में कोई भी पोली वाला शब्द उठा के टपका देना, तो हम कह सकते हैं उदाहरण पोलीएथीन, पोलीएथीन इसका उदाहरण होगा। नंबर 1 पोलीस्टाइरीन, क्या होगा, बिल्कुल होगा पोलीस्टाइरीन। और फिर हमारे पास में कौन सा होगा, हम कह सकते हैं यहां पर पोलीवाइलिन क्लोराइड, पोलीवाइनिल क्लोराइड, ये हमारे पास में क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। एक इंपॉर्टेंट है हाई डेंसिटी पोलीएथीन, तो इसका आप ध्यान रखें। एचडीपी का नाम पूछा जा सकता है, इसका नाम होता है हाई डेंसिटी पोलीएथीन, जो हमारे पास में है, यानी इसको कह सकते हैं उच्च घनत्व का पोलीएथीन, पोलीएथीन। चलिए उच्च घनत्व पोलीएथीन आप इसमें लिख सकते हैं, तो यह इसका उदाहरण होता है। प्रश्न आता है एचडीपी का पूरा नाम क्या है, ये कौन सा बहुलक है, तो इसका पूरा नाम है उच्च घनत्व पोलीएथीन अर्थात हाई डेंसिटी पोलीएथीन, और यह लाइनर पॉलीमर में आता है, रेखीय बहुलक में आता है। तो चलिए आरपी का आपने काम कर दिया, तो अर्थात राजस्थान रॉयल्स में पठान को आपने यहां पर खरीद लिया टीपीएल, यानी आपका जो है जो एग्जाम के अंदर जो मैच होगा उसमें भी आप उम्मीद करेंगे यह भी छक्के लगाएं, लेकिन छक्के हैं वो आपकी नोटबुक से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो चलिए पहला, दूसरा जो हमारे पास में बहुलक आएगा वो आएगा साखित बहुलक, साखित बहुलक। चलिए साखित बहुलक के रूप में देखते हैं, ऐसे रेखीय बहुलक, रेखीय संरचना यानी हम कह सकते हैं ऐसे बहुलक में, रेखीय संरचना में, रेखीय संरचना में शाखाएं पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं इनकी संरचना
रेखीय बहुलक जैसी होती है, लेकिन इनकी रेखीय में क्या होगी, संरचनाएं, शाखाएं होगी, यानी द ब्रांचेज आर फाउंड इन लाइनर स्ट्रक्चर। तो यह शाखित बहुलक कहलाते हैं, जिनसे क्या होता है प्यारे बच्चों, जिनसे इनका घनत्व कम हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात इनकी डेंसिटी कम हो जाती है शाखाओं के कारण, क्योंकि जितनी बहुलकों की संख्या आनी चाहिए वो आ नहीं पाती है। सपोज कीजिए हम पेन को इस प्रकार से रख रहे हैं, एक के ऊपर एक को रख रहे हैं, अब यदि मैंने इस पे यहाँ पे ये शाखा बन गई तो पेन की संख्या क्या आएगी प्यारे बच्चों, अब कम आएगी। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि यह इसी कारण आरबीसी में हीमो यानी केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस इसीलिए नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, यदि केंद्रक होता तो हीमोग्लोबिन कम मात्रा में होता, यही प्रकृति का वरदान है। तो चलिए शाखित बहुलक के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर उदाहरण कौन से आते हैं। तो शाखित बहुलक में आते हैं एक तो लोअर डेंसिटी पॉलीएथीन, यानी निम्न, बच्चों एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो क्या आता है, लोअर डेंसिटी पॉलीएथीन यानी निम्न घनत्व पॉलीएथीन, यह ध्यान रखें। क्यों होता है इसका निर्माण, क्योंकि इसमें शाखाएं पाई जाती है। एक होता है इसमें ग्लाइकोजन, एक इसके अंदर होता है एमाइलोपेक्टिन, यह इसी के अंतर्गत आते हैं। तीन बहुलक इसमें आते हैं, शाखित बहुलक में आते हैं, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन और यह एलडीपीई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बहुलक की, अब चलिए इनकी संरचना बनाते हैं। तो इसकी आप संरचना बना ले, इनकी दो विशेषता भी टपका ले, जिससे आपके काम निकल जाएगा। चलिए इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, अभी हमने कहा यह रेखीयनुमी संरचनाएं इस प्रकार से होती है, ये बहुलक इस प्रकार से होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है, यहां पर ब्रांचेज पाई जाती है, ये शाखाएं इसमें पाई जाती है, जो इसके घनत्व को क्या कर देती है, कम कर देती है। जहां पर मैं चिन्ह लगा रहा हूं कोई जरूरी नहीं आप वहां पर लगाओ, जहां चाहो वहां पर ये रेखाएं आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है, कॉपी आपकी है और पेन आपका है। तो चलिए यहां पर आपने देख लिया इस प्रकार की संरचनाएं इसमें बनती है। तो अब आगे क्या होता है, अब आगे यह होता है कि इनकी विशेषता के बारे में हम लिख सकते हैं। इनकी तनन जो सामर्थ्य वो क्या होती है, कम होती है, प्लस इसका जो गलनांक है प्यारे बच्चों, गलनांक का मान भी क्या होता है, कम होता है। यह दो फैक्ट आप ध्यान रखना कि जो लो डेंसिटी होते हैं इसका कारण भी यही है, इनमें शाखाएं पाई जाती है, यानी तनन सामर्थ्य और गलनांक कम होते हैं। तो अब हम कहेंगे कि सर इसको कैसे याद रखें, तो देखिए अभी हमने कहा रेखा यानी आरपी, तो पोली याद हो गया। शाखित में आप कैसे बताओगे, तो हम कहेंगे सगा, हम अपनी लैंग्वेज में जो हमारे सगा संबंधी होते हैं उसके लिए हम सगा शब्द का यूज करते हैं, तो कहते हैं सगा, तो से का मतलब शाखित हो जाएगा, गा का मतलब ग्लाइकोजन हो जाएगा, और आप एमाइलोपेक्टिन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी सगा आया, यह आप अपना ट्रिक यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो गा का मतलब ग्लाइकोजन, ए का मतलब हम एमाइलोपेक्टिन कह सकते हैं। तो चलिए न्यू कंसेप्ट क्लासेस तमाम केमिस्ट्री है वो ट्रिक के साथ भी लेके आएगा। तो बताइए रेखीय बहुलक का उदाहरण तुरंत बताइए, पी आएगा, तो पी मतलब पोली जो शब्द आता है रेखीय बहुलक है। शाखित बहुलक में शगा आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग का मतलब ग्लाइकोजन होता है, ए का मतलब एमाइलोपेक्टिन होता है, और लो डेंसिटी पॉलीएथीन भी इसके उदाहरण हैं। बताइए हाई डेंसिटी पॉलीएथीन किसका उदाहरण है, तो हम कहेंगे हाई डेंसिटी पॉलीएथीन रेखीय बहुलक का उदाहरण है, क्योंकि इनमें रेखा संरचनाएं एक दूसरे पर व्यवस्थित होती है, तो इनका घनत्व ज्यादा होता है। फिर हमारे पास में आते हैं नंबर 2 पे तिर्यक संरचना वाले बहुलक। तीसरा जो हमारे पास में जो पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, त्रियक संरचना, यानी क्रोस्ड जो लिंक्ड हैं वो पॉलीमर आएंगे। तो बताइए क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है, इस प्रकार के बहुलक में शाखित श्रृंखलाएं और अधिक शाखित हो जाती है और तिर्यक बंधनुमा संरचना का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं, चलिए सिंपल लैंग्वेज में, इस प्रकार के
बहुलक में त्रियक बंध पाए जाते हैं, त्रियक बंध पाए जाते हैं। अर्थात हम कहेंगे जो इस बहुलक की कठोरता बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कठोरता बढ़ाते हैं। यानी इन दिस पॉलीमर क्रॉस्ड बॉन्ड्स आर फाउंड। ये हमारे पास में क्या है, पहली संरचना तो वैसे ही गलत बनी जाती है, तो ये लो हमारे पास में बन गई इस प्रकार से। ये तुम्बी की तरह बन गई, इस तुम्बी को हटा देते हैं। कहेंगे कैसे होगा, ये हमारे पास में इस प्रकार से ये शाखाएं हैं, तो यह आपस में क्या है प्यारे बच्चों, जुड़ जाती है, तो इसमें हमें क्रॉस लिंक की तरह दिखाई देते हैं। यह आएगी, फिर यह जुड़ गई, फिर यहां पे यह जुड़ गई, फिर यहां पे यह इस प्रकार से जुड़ती है। यानी इसमें जो शाखाएं हैं वो और अधिक विभाजित हो जाती है और एक त्रियक बंधनुमा संरचना बना लेती है। तो ये त्रियक बंध के उदाहरण हैं। ऐसे नहीं हो आप बॉन्डी बनाने में ध्यान दें, क्योंकि लिखने के मैटर ज्यादा है, संरचना के कम है, तो यह हमारे पास में इस प्रकार के बहुलक होते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपने देख लिया किस प्रकार के बहुलक है, इसके उदाहरण भी हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास में इसमें आता है बेकेलाइट, और यहाँ पे हमारे पास में एक आता है प्यारे बच्चों मेलामाइन। तो चलिए यहाँ पर इस बार एग्जाम में महत्वपूर्ण इसका उपयोग पूछा जाएगा, आगे भी हम अध्ययन करेंगे बेकेलाइट है क्या। तो देखिए प्यारे बच्चों बेकेलाइट होता क्या है, इसका उपयोग है लाइट। यहाँ पर हम समझ गए लाइट के जो हमारे स्विच बोर्ड बने हुए होते हैं, उसके जो खटके बने हुए होते हैं वो इसी के बने हुए होते हैं। और क्या उदाहरण है, लाइट से फ्रेश चलती है, फ्रेश का जो हैंडल होता है वो इसी का बना हुआ होता है, और जो हमारा कुकर होता है उसका जो प्लास्टिक का हत्था है वो इसी का बना हुआ होता है। तो यहाँ आपने बेकेलाइट के उपयोग समझ लिए, क्या इनके उपयोग होते हैं। तो हम अब करते हैं मेलामाइन के बारे में बात। तो प्यारे बच्चों मेलामाइन का मतलब होता है ये जो क्रोकरी उद्योग होते हैं, यानी जो हमारे किचन के अंदर जो प्लास्टिक के मजबूत जो पदार्थ बनाए जाते हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि जो साबुन लटकाने के लिए या अटकाने के लिए जो केस बने हुए होते हैं वो मेलामाइन के ही बने हुए होते हैं, मजबूत प्लास्टिक होती है। और मेलामाइन के वस्त्र क्या होते हैं, अग्नि के यानी आग के प्रति प्रतिरोधक होते हैं, यानी इनके आग को सहन यानी फायर है उनको सहन सकते हैं। तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके वस्त्र किसी के बने हुए होते हैं, यहाँ पर मेलामाइन के बने हुए होते हैं। इनके आगे भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दो प्रकार के बहुलक हमने समझ लिए। अब हमारे पास में तीसरा कौन सा आता है, अभी हमने बताया था ए के मतलब आणविक बंध के आधार पर। तो चलिए तीसरा जो हमारे पास में है वो है आणविक बंध के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो यहां पर आणविक बंध के आधार पर किस प्रकार का होगा, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इनमें किस प्रकार का बंध पाया जाता है। अर्थात हम कहेंगे एकलक इकाई में बंध दुर्बल वांडरवाल है या हाइड्रोजन बंध, इसके आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकलक इकाइयों में बंध है, जो दुर्बल वांडरवाल बंध है प्यारे बच्चों, या एच बंध है, या हम कह सकते हैं कौन सा जो हमारे पास में है सहसंयोजक बंध है, ये भी सहसंयोजक बंध के आधार पे आ सकता है। बंध का प्रकार क्या है उसके आधार पे हम देखेंगे। तो चलिए इसमें कौन कौन से आणविक बंध के आधार पे होते हैं। तो पहला होता है प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ जो बहुलक है वो 1 नंबर पे होगा, यानी हम लिख सकते हैं इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है, जिससे
इस बहुलक को खींचकर लंबा किया जा सकता है, लेकिन छोड़ने पर ये वापस अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बताइए प्रत्यास्थ बहुलक क्या होते हैं? ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध होगा? दुर्बल वान डेर वाल बंध होगा, लेकिन बंध होता है जिससे इनकी एकलक इकाइयों को खींचने पर, इन बहुलक को खींचने पर ये लंबे हो जाते हैं और इन्हें छोड़ने पर वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे बहुलक को प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। और यह ध्यान रखें इन बहुलक में क्या होता है प्यारे बच्चों? कुंडली नुमा संरचना होती है। कुंडली नुमा संरचना होती है, यानी इस प्रकार के पॉलीमर में स्पाइरिकल जो है स्ट्रक्चर होती है। ये कुंडलियां क्या करती है? इनको प्रत्यास्थता का गुण प्रदान करती है, अर्थात खींचने पर ये क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। यह कुंडली नुमा संरचना आपने कभी ऐसी वस्त्र को देखा होगा जिसमें से आपने रबड़ एक निकाला है, और रबड़ में से क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे ही आप निकालते हो, लंबा करते हो, फिर उसे छोड़ते हो, उसमें देखते होंगे कुंडलियां बन जाती है, जो अक्सर हमारे जो है गारमेंट्स होते हैं, चड्डियां होती है, उनके अंदर आप जो रबड़ लगा हुआ होता है उसमें से आप एक निकाल के देखना, उनमें से इसी प्रकार की संरचनाएं बनती है। तो ये होते हैं यह हमारे प्रत्यास्थ बहुलक। इसमें प्रत्यास्थ बहुलक में कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? प्रत्यास्थ बहुलक में हम कह सकते हैं हमारे पास में एक ब्यूना एन, एक ब्यूना एस आता है। एक तो हमारे पास में इसका उदाहरण है ब्यूना एन, एक ब्यूना एस, और एक है नियोप्रीन रबड़। नियोप्रीन रबड़। तो यह ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्यूना एन व ब्यूना एस किस में आते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक में आते हैं। यानी प्रत्यास्थता का मतलब आपने समझ ही लिया, इनमें दुर्बल वान डेर वाल बंध होता है इनकी एकलक इकाइयों के मध्य। चलिए दूसरे बहुलक के बारे में हम देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास में जो बहुलक आएगा वो हमारे पास में होगा रेशा। क्या होगा प्यारे बच्चों? रेशा अर्थात फाइबर होगा। यानी हम कहते हैं रेशे का मतलब क्या होता है? इन बहुलक में एकलक इकाइयों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे यह बहुलक मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इनकी तनन सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर रेशे के बारे में आपने समझ लिया। रेशा मजबूत क्यों होता है? क्योंकि इनकी एकलक इकाइयों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए रेशा क्या होता है? मजबूत होता है। उदाहरण के लिए हम यदि बात करें तो टेरिलीन जो है इसका रेशा हमारे पास में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण लिखें तो नाइलॉन का है वो रेशा, यानी नाइलॉन है 6,6। इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास में क्यों है? ताप सुगठीय, या इसको थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक, ध्यान रखें। ताप सुगठीय को क्या कहते हैं? चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। इन बहुलकों को गर्म करने पर ये नरम पड़ जाते हैं और किसी सांचे में डालने पर ये कठोर हो जाते हैं, लेकिन वापस पुनः गर्म करने पर ये वापस क्या हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं, यानी मुलायम हो जाते हैं। तो यह ध्यान रखें, जैसे मेरे पास में सपोज कीजिए ये एक बहुलक है, इसको मैं गर्म करूंगा तो ये लिक्विड में बदल जाएगा, और जैसे ही मेरे पास में ये सांचा है इसमें मैं ढाल लिया तो ये कठोर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कठोर। जब इसको वापस बाहर निकाल लिया जाता है, यानी बहुलक का जब काम हो जाता है, मान लीजिए भंगार वाले को इसकी चीज दे देते हैं, तो ये वापस इसको कंपनी में ले जाके गर्म करते हैं तो ये नरम हो जाता है। तो यानी ऐसे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर नरम हो जाते हैं और ठंडा करने पर अर्थात किसी सांचे में डालने पर कठोर हो जाते हैं, और वापस इसको पुनः गर्म करने पर ये वापस पुनः नरम हो जाते हैं, अर्थात इस बहुलक का प्रयोग बार बार कर सकते हैं। ये बहुलक कहलाते हैं ताप सुगठीय बहुलक। तो ताप सुगठीय बहुलक में प्यारे बच्चों क्या आएगा? पॉली शब्द आएगा, जो हमने रेखीय संरचना में देखा था। पॉलीएथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिन क्लोराइड, ये तमाम जो शब्द पॉली आएंगे वो ताप सुगठीय बहुलक के उदाहरण हैं।
तो आपने ये देख लिया ताप सुगठीय बहुलक होते क्या हैं, तो यह भी आप इनके उदाहरण ध्यान रखें ज्यादा, और कहते किसे हैं। तो चलिए एक बार आप परिभाषा में पुनः बता दूं, ऐसे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर नरम पड़ जाते हैं, लेकिन नरम पड़ जाते हैं, वे ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, अर्थात इन्हें किसी सांचे में डाला जा सकता है, लेकिन वापस इन्हें पुनः गर्म करने पर वापस ये पुनः नरम हो जाते हैं। तो ऐसे बहुलक को ताप सुगठीय बहुलक कहते हैं। इन बहुलक का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो बहुलक आता है वो कौन सा होगा, ताप दृढ़ बहुलक होगा। जो हमारे पास में डी आएगा वो होगा ताप दृढ़ बहुलक, यानी इसको थर्मोसेटिंग कहते हैं। थर्मोसेटिंग क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों, यानी ऐसे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर इन बहुलक में त्रियक बंध बन जाता है तथा इन्हें किसी सांचे में डालने पर यह कठोर हो जाते हैं, अर्थात सांचे का रूप ले लेते हैं, लेकिन वापस गर्म करने पर यह पुनः नरम नहीं पड़ते। तो ऐसे बहुलक कहलाते हैं ताप दृढ़ बहुलक, अर्थात ये सांचे से अपनी सेटिंग कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस सांचे को नहीं छोड़ूंगा। एक बार इसमें सेट हो गए तो ये वापस बाहर नहीं जा पाते, अर्थात इनकी क्या है इस सांचे से तगड़ी सेटिंग हो जाती है, इसलिए इसे ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। तो बताइए क्या होता है, ऐसे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर उनके मध्य त्रियक बंध बन जाते हैं, वह ठंडा करने पर यह कठोर हो जाते हैं, अर्थात एक बार किसी सांचे में डाल लिया तो यह इन्हें पुनः गर्म करने पर यह नरम नहीं होते। ऐसे बहुलक को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। ताप दृढ़ बहुलक को गर्म करने पर यानी जब एक बार कठोर हो जाते हैं तो पुनः गर्म करने पर नरम क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके मध्य त्रियक बंध बन जाता है। इन बहुलक का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं। उदाहरण इसमें क्या आएगा, बेकेलाइट, बेकेलाइट इसमें आएगा, और एक आएगा मेलामाइन, मेलामाइन। यदि आपके कोई स्विच बोर्ड मान लीजिए ये टूट गया है प्लास्टिक का, आप भंगार वाले को देते हैं तो वो नहीं लेता है। आपने देखते हैं प्लास्टिक लेने के बाद में वो कुछ आइटम्स को चुनते हैं और कहते हैं भैया ये हम नहीं लेंगे, हम उससे झगड़ते हैं भाई ये क्यों नहीं लेगा, तू तो चीटिंग कर रहा है। प्यारे बच्चों, इन बहुलक को एक बार इन्होंने सांचे में डाल के इसको स्विच का रूप दे दिया, अब यदि वो मशीन में जाता है तो इसका कोई काम नहीं है कि ये वापस पिघल जाएगा, इसको गर्म करेंगे वो चटक जाएगा, यानी चटक करके वो कहेगा हमारी फाइल खत्म है अब हम जा रहे हैं। तो यहां पर आपने समझ गए होंगे ताप दृढ़ बहुलक क्या होते हैं, तो बेकेलाइट और मेलामाइन होते हैं। चलिए लास्ट जो हमारे पास में है वो कौन सा है, बहुलकन के आधार पे, उनसे पहले कंप्लीट करा दी जाएगी, लेकिन हमें कंसेप्ट को समझते हुए हल करना है। टाइम जरूर लगता है लेकिन उसका अचीवमेंट और रिजल्ट्स बहुत